पदस्थ है, तो पहला विचार हमारे अंदर ये आना चाहिए था कि वो ओवर स्पीडिंग क्यों कर रहा था। आप रियलाइज़ करोगे कि वो ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहे थे। वो रोड के ऊपर कहीं पे भी आपने नहीं लिखा है कि इस रोड के ऊपर स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर की है या 60 किलोमीटर की है या 40 किलोमीटर की है या 100 किलोमीटर की, कहीं नहीं लिखा है। तो वो ओवर स्पीडिंग कैसे कर रहे थे? पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो जिस पुलिया से जाकर के टकराए हैं उस पुलिया पे कहीं आपने निशान बनाया हुआ है कि यहाँ से पुलिया शुरू हो रही है? बारिश का मौसम है, हर चीज़ ग्रे ग्रे नज़र आती है ना, और वो कंक्रीट भी ग्रे कलर का है। बहुत संभावना है अगर आपने उसको डिलिनेट नहीं किया है, आपने उसको रंगा नहीं, आपने उसको पोता नहीं है, तो वो दिखेगा ही नहीं। कुछ गलती गाड़ी में बैठे लोगों की थी, सीट बेल्ट ना लगाने की। तो मेरा ये कहना है कि आप अपने क्षेत्राधिकार में हो, और अगर ये फॉरेंसिक साइंस आपने पढ़ा हुआ होगा तो फिर आप कड़ियों को जोड़ने लगोगे और आप ये रियलाइज़ करोगे कि इसमें त्रुटि जो महिला गाड़ी चला रही थी डॉक्टर, शायद उसकी नहीं थी, उस रोड बनाने वाले की थी, उस पुलिया को बनाने वाले की थी, उस रोड को मैनेज करने वाले की थी। तो इसी तरीके से एक सप्ताह जब हम लोग फॉरेंसिक साइंस की बात करेंगे, बहुत सारे हैंड्स ऑन होंगे, बहुत सारे केसेस होंगे जिसके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे हम लोग, और आप रियलाइज़ करेंगे कि हमने जो अपनी एकेडमी में सीखा था उससे कहीं ज़्यादा हमारे दिमाग में ये बात घुसी है कि हम फॉरेंसिक साइंस का किस हद तक उपयोग कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो हम आपको सिखाना चाहते हैं वो साइबर फॉरेंसिक्स है। आप लोगों ने अपने अपने एकेडमीज़ में किया होगा साइबर फॉरेंसिक्स, लेकिन मुझे बड़ा गर्व है ये कहते हुए कि हमारी यहाँ की जो फॉरेंसिक साइंस साइबर फॉरेंसिक लैब है वो भारत की बेस्ट नहीं होगी तो अमंग्स द बेस्ट तो है ही। और मेरा अपना ये मानना है कि जिस रफ्तार से साइबर क्राइम बढ़ा हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हम आने वाले समय में $5 बिलियन इकनॉमी होंगे, बोलते हैं ना। वर्ष 2020 में साइबर क्राइम का प्रोसीड का वॉल्यूम जो था वो $6 ट्रिलियन था। यानी हम जिस दिशा में सोच रहे हैं उससे अधिक हमारी जीडीपी से अधिक जीडीपी साइबर साइबर क्राइम की है। तो हम क्या करें? मेरा अपना ये मानना है कि यह विधा हम में से सबको आनी चाहिए, यहाँ तक कि हमारे सिपाहियों तक को मालूम होनी चाहिए, तब जा कर के हम इस मीनेस से लड़ सकते हैं। अन्यथा एक दिन मुझे वहाँ बुलाया गया था, सर भौरी बुलाया गया था, तो वहाँ पे भी साइबर फॉरेंसिक्स के बारे में ही बात हो रही थी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है सर कि सर्ट जानते हैं आप लोग? सर्ट ने ये बताया है कि विगत वर्ष 40 लाख केसेस रिपोर्ट हुए। एनसीआरबी ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने करीब 4 लाख केसेस रजिस्टर किए। तो ये जो परसेंटेज है ये 10% पे कम होते जा रहा है। फिर इन्वेस्टिगेट कितने हुए? 40,000 के आसपास इन्वेस्टिगेट हुए। चार्जशीट कितने हुए? 4,000 के आसपास चार्जशीट हुए। ट्रायल कितनों का हुआ? 400 का हुआ। सजा कितनों को मिली? 1। क्यों? क्योंकि इस पूरी हायरार्की में हम सब इक्विप्ड नहीं हैं, हम सब नहीं जानते हैं इस काम को कैसे किया जा सकता है। पर मैं आप लोगों के साथ ये वादा करता हूँ कि जब आप यहाँ से जाओगे तो मैं आपको इतना सक्षम कर दूँगा कि आप खुद यह इन्वेस्टिगेशन पूरा कर सकते हो। चौथे सप्ताह में राजस्थान वाले बेचारे, चौथे सप्ताह में मैं आप लोगों को एक स्टडी टूर पे लेकर के जाऊंगा जिसमें आपको हम
CSWT लेकर के जाएंगे, आपको सियाट स्कूल शिवपुरी लेकर के जाएंगे, मुरैना के बीहड़ में लेकर के जाएंगे, और आखिर में महाकाल मंदिर लेकर के जाएंगे, जहाँ मेगा इवेंट जैसे कुंभ होता है तो उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो उस समय जो पिछला कुंभ हुआ था, उस समय जो पदस्थ अधिकारी थे, उनके माध्यम से आपको यह सिखलाई हम लोग देंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब 3 सप्ताह और 4 सप्ताह बाद जब यहाँ से जाएंगे तो यहाँ के तमाम शिक्षकों को याद रखेंगे। हम सॉफ्ट स्किल्स कराते हैं। पिछला कोर्स जो हम लोगों ने कराया था, जम्मू कश्मीर के जो अधिकारी आए थे, कर्नाटक के अधिकारी आए थे, और अरुणाचल प्रदेश के अधिकारी थे, उनका ये कहना था कि सर आपको ये मॉड्यूल कराने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्लासरूम के बाहर भी आप देखते हो, सीखते हो। जैसे इस कैंपस का क्लीनलीनेस देख लिया आप लोगों ने। मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आप ही लिटर नहीं करते हो, आप ही गंदगी नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? क्योंकि हर जगह आपको ऐसी व्यवस्था मिल जाती है जिससे आपको गंदगी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 2, विश्वास, ट्रस्ट। आपके कमरों में ताले लगे हैं क्या? तो कुछ छुपा हुआ है क्या? ट्रस्ट, विश्वास। तो 3 सप्ताह से 4 सप्ताह के बीच में आप ये जानोगे कि हम शनि शिग्नापुर नहीं हैं, लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा हूँ विगत 5 वर्षों से कि विश्वास नाम की चीज़ को कैसे बल दिया जाए, और इसी कारण से आपके कमरों में ताले नहीं हैं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपके किसी भी सामान को कोई यहाँ से उठा करके वहाँ नहीं रखने वाला। तो फिर से मैं आप सब लोगों का, जो डिप्टी एसपीज़ हैं, उनका स्वागत करता हूँ। मैं राजस्थान राज्य, उत्तराखंड राज्य और त्रिपुरा राज्य के सभी अधिकारियों का, सरकारों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने आप सबको यहाँ भेजा। और भारत सरकार का जो प्रयास है सीधी भर्ती के पुलिस उप अधीक्षकों को एक साथ सिखलाई देने का, उसमें अपना योगदान दिया। ATA कोर्स हमारे यहाँ लगातार चलते रहते हैं। आप सबका भी बहुत स्वागत है यहाँ पे, और मुझे पूरा भरोसा है कि जो काम, चूँकि ये विदेशी प्रशिक्षक हैं यहाँ पे और मेरा इनके साथ राब्ता बहुत पुराना है, तो मुझे भान है इस बात का कि यह सिस्टमैटिक, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को फॉलो करते हैं। यह इंश्योर करते हैं कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके कोर्स की, वो पर्याप्त रूप से आप सब समझ सकें। उसी तरीके से इंस्ट्रक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो उसके लिए मैं उत्तराखंड के अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, क्योंकि ये कोर्स हम कराते हैं, इंस्ट्रक्टर डेवलपमेंट कोर्सेस कराते हैं, लगातार कराते हैं, पर उनके अधिकारियों के कारण यह कोर्स सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स के लिए है। एक और कोर्स है, मैं भूल गया, सोशल मीडिया कौन करा रहा है वो? हाँ, कौन करा रहा है? शेफाली करा रही हैं। तो वो भी, शेफाली के ऊपर भी मुझे पूरा भरोसा है, और जिस तरीके का फीडबैक उन लोगों को मिलता रहा है और जिस तरह की लर्निंग होती रही है, आई एम श्योर वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं आप लोगों को सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि आपके पूरे इस कोर्स के दौरान, आप सब जितने भी हैं इस कोर्स के दौरान, आपके कोर्स कोऑर्डिनेटर हमेशा आपके साथ हैं। यदि आपको किसी भी तरह की कोई कठिनाई होती है, परेशानी होती है, तो आप उनको बताएं, वो आपकी कठिनाई परेशानी का हल करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। कुछ जो हमारी सीमाएं हैं, उन सीमाओं के बाहर मैं नहीं जाता हूं, तो मैं भी यही अपेक्षा करूंगा कि उन सीमाओं का आप सब भी सम्मान करें। और मुझे पूरा भरोसा है आप सब के ऊपर, हम सब मिल कर के भारत को
एक बहुत ऊंचे स्थान पर ले जाने में सक्षम हैं और ले जाएंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir. Now, before I invite our today's chief guest, Sri Rajendra Kumar, IPS, former Director General of Police, I would like to give a brief introduction of sir. Sri Rajendra Kumar, IPS, former Director General of Police, has joined Indian Police Services in the year 1985 and was allotted to MP cadre. He is highly qualified officer and has done BTech honors in civil engineering from BHU Varanasi, LLB from APS University Riva, MBA from IGNOU Delhi, and pursuing PhD in training and development of Madhya Pradesh police personnel from Barkatullah University Bhopal. He was appointed on various important assignments during his career, like Superintendent of Police of Hoshangabad, Raigad, Shivpuri, Satna, and Siddhi. He has also worked as Zonal IC of Indore, Sagar, and Riva Zone. He was Additional Director General Training of Madhya Pradesh Police for 5 long years. He has also worked as Director General of Police of Madhya Pradesh State Industrial Security Force, Director General of Police of Madhya Pradesh Cyber Police Headquarters, Director General of Police of Department of Prosecution, and Director General of Madhya Pradesh Police. He was a member of several interview boards in Union Public Service Commission, New Delhi, and in Madhya Pradesh Public Service Commission 2. He is a regular expert guest faculty being invited by National Police Academy and was keynote speaker of annual conference of all IPS officers from SP to DGP conducted at Maharashtra Police Headquarters, Mumbai in the year 2019, and guest speaker on POXO Act at Prosecution National Conference of IPS officers conducted at Odisha Police Headquarters in the year 2019. He has undergone various foreign training programs, in which some of them are: in the year 1998, Senior Police Command course at Wakefield, England for 3 months. In the year 2001, leadership course on IODA, England with Mercia Constabulary, Worcestershire and Leicestershire Police for 2 weeks. In the year 2015, a mid-career training program with United States Police at Washington, United States for 2 weeks. He is an expert in police training, human resource management, criminal laws, prosecution, and cybercrime investigation. His 5 books, Police Investigation and Prosecution, Abhiyojan Sagar, Case Studies, Study Material for Basic Training of Assistant District Prosecution Officers, and Madhya Pradesh Abhiyojan Ki Safalta related to police and prosecution have published. He has been awarded with various national and international awards like World Book of Records London 2019 on development of prosecutors' performance evaluation and review system, Kalam Innovation in Governance Award 2019 on Innovation of Prosecution Department Madhya Pradesh, Golden Book of World Record United States of America 2019 on fastest capital punishment and maximum number of capital punishments in a year, National Excellence Award 2019 on excellent performance of Prosecution Department of Madhya Pradesh. He has also been awarded with Police Medal for Meritorious Services in the year 2002 and President's Police Medal for Distinguished Services in the year 2011. Now, I would request Sri Rajendra Kumar, IPS, former Director General of Police, for his keynote address and address the gathering with his words of wisdom. Sir, please. तुमने कुछ चीज़ें जोड़ी नहीं। आप सबके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि सर के पास 3 नेशनल रिकॉर्ड्स हैं। पहला 2019 का एक केस था रेप का, 5 दिन के अंदर सज़ा दिलाई, फांसी की सज़ा। 2021 में मैक्सिमम नंबर ऑफ फांसी की सज़ा। और तीसरा मैं भूल गया। पर मैं सिर्फ आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, सर को आप सुनेंगे, पर ये रियलाइज़ करिए 5 दिन के अंदर फांसी की सज़ा। फर्स्ट टाइम इन द कंट्री विक्टिम बैठा है एम्स में या मेदांता में दिल्ली में, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए उसका एग्जामिनेशन हो रहा है और उसमें सज़ा। तो ये सब चीज़ें जब आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचोगे तो हो सकती हैं, अन्यथा आपका हवलदार आपको यही सिखाने वाला है कि ये संभव ही नहीं है।
पर सर ने करके दिखाया। 5 दिन के अंदर कभी सज़ा मिल सकती, फांसी की, वो भी। थैंक यू। CAPT के ऊर्जावान डायरेक्टर श्री पवन श्रीवास्तव जी, डिप्टी डायरेक्टर श्री अंशुमान सिंह जी, और हमारे वह सभी पधारे हुए ट्रेनीज़, सब ट्रेनिंग ऑफिसर्स, आज मुझे देख के आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा, और ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि 4 ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्घाटन यहाँ पर हो रहा है। उस अवसर पर आपने बुलाकर मुझे मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात। दूसरी बात, मुझे देख के बहुत अच्छी लगी, आज मैं उस शुभ तारीख को आया हूँ जिस तारीख को इस एकेडमी का रेजिंग डे है। इसके लिए मैं पवन श्रीवास्तव इन सबको बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि इस एकेडमी को मैं 2010 से देख रहा हूं। जब एकेडमी नहीं बनी थी, इसकी केवल ज़मीन थी, BPRND का यहाँ कोई भी ऑफिसर पोस्टेड नहीं था, तो हम इस एकेडमी के लिए BPRND की तरफ से नोडल ऑफिसर थे। तो ज़मीन के झगड़े और ज़मीन का ये गांव का झगड़ा, फॉरेस्ट का झगड़ा, तब इस एकेडमी को हम रिप्रेजेंट किया करते थे। हमने इसको उस हालत में देखा, उस हालत से आज इस हालत में हम जब देख रहे हैं, देख के बहुत अच्छा लग रहा है। पवन, बहुत बहुत बधाई, तुमने इस एकेडमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। एक छोटा सा किस्सा इसी से जुड़ा है। एक BPRND के DG साहब 2010 या 11 के बीच में आए एक बार। उन्होंने कहा हम लोग आ रहे थे, रास्ते से निकल के, बाईपास नहीं बना था, कोई रास्ता नहीं था, आनंद नगर के अंदर से घुसते हुए गांव पार करते आ रहे थे। हमने कहा सब गाड़ी आगे नहीं जा सकती, तो कहने गाड़ी बदलो, फिर टाटा सफारी ली। कहते आज मुझे एकेडमी की ज़मीन तुम टच करा दो बस। हमने कहा नहीं होगा, हो सकता है पैदल चलना पड़े, बट किसी तरह से करते करते जो आपका पुराना कैंपस था उसके कोने तक हम उनको पहुंचा पाए थे। तो उन्होंने कहा ये ज़मीन है। मैंने कहा साहब ये ज़मीन का पहला सिरा, दूसरा ज़मीन का वो सिरा जो पहाड़ पे दिख रहा है। लेकिन एक सपना देखा गया था, आज उस सपने को साकार होता हुआ देखा है। तो देख लिए बहुत बहुत बधाई यहाँ के पूरे स्टाफ को, उस एकेडमी को कहाँ से कहाँ उन्होंने पहुँचा दिया। और जो इस एकेडमी को बनाने के मेन लक्ष्य थे उसको हम लोगों ने काफ़ी कुछ हद तक पूरा कर रहे हैं। जो आज ये DSPs का ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, 4 ट्रेनिंग प्रोग्राम है, चारों को बहुत बहुत बधाई। आप इस एकेडमी में आए हैं, बहुत कुछ सीख करके जाएंगे। आप DSP बनकर आए हैं, बहुत अच्छी बात है। अब आप जब फील्ड में जाएंगे, होता है कि हम भी जब थे आप ही की तरह थे, लेकिन हमने बाद में जाना कि ज्ञान बहुत जगह से मिलता है। ज्ञान चाहे आपके नीचे वाला दे, चाहे ऊपर वाला दे, आप कभी अपने आप को यह मत समझना हमें सब कुछ आता है, यह मत समझना। पुलिस ऑफिसर्स में हम ये देखा है कि हमें सब कुछ आता है। जब उनसे कहा जाता है कोर्ट में आपको बुलाया गया है क्रॉस के लिए, तो उनको शर्म आती, मुझे भी आती थी कि वो वकील हमसे क्या पूछेगा। अगर आप अपने आप को सुधारना चाहते हो, इन्वेस्टिगेशन बेहतर करना चाहते हो, जाके 4-5 क्रॉस में खड़े हो जाओ। वो जो डिफेंस काउंसिल है वो आपके इन्वेस्टिगेशन की एक एक गलतियां निकालेगा, एक एक गलतियां, वो सब आपको बताएगा, आप पर आरोप लगाएगा, और उन गलतियों का जब आप जवाब देंगे, उस समय आपको जो जवाब देना है आप देंगे, लेकिन आपको महसूस हो जाएगा कि हमने इन्वेस्टिगेशन करने में ये गलतियां की थी, इन गलतियों को हम बेहतर कर सकते थे, इसमें सज़ा और अच्छी तरह हो सकती थी। अभी जैसे पवन श्रीवास्तव जी ने केस इसका उल्लेख किया, हम आपको केस का नाम नहीं लेकर के बता रहे हैं। एक केस में हम लोग चाहते थे सज़ा हो, क्योंकि हम प्रोसिक्यूशन में थे, इसलिए जुडिशरी से डायरेक्ट संपर्क हमारा रहता था, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग की DJ वगैरह से डायरेक्टली बात होती रहती थी। तो उन्होंने कहा सज़ा ऐसी होनी चाहिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने वो डायरी दिखा दी कि साहब ये डायरी आप पढ़ तो लो इसको। जब उसको पढ़ा तो सरप्राइज़, ऐसी ऐसी गलतियाँ जो केवल लापरवाही का नमूना थी। बॉडी हैंड ओवर हो रही है 2 बजे, 2:05 पर उसके पिताजी बॉडी दे रहे हैं, 2:10 पर ये हो रहा, 5 मिनट के अंदर उसका पोस्टमार्टम भी हो चुका, बॉडी हैंड ओवर भी हो चुकी, सारे काम हो चुके हैं। तो बोला साहब ये हो ही नहीं सकता फिजिकली। लड़की रात को 1:30 बजे गायब हुई, ठीक, कोई पुलिस में कंप्लेंट नहीं लिखी गई, जैसा अमूमन होता है कि जाके ढूंढो, इधर उधर ढूंढो। 11:30 बजे उसकी बॉडी मिली, 11:30 बजे बॉडी मिली, 11:35 पे FIR हो गई, 11:40 पे DSP साहब, SP साहब सब लोग पहुंच गए। तो उसने कहा साहब ये संभव है, अब अपने बयानों में इन बातों को आप कैसे एडजस्ट करोगे? आप लोग चाहते हो सज़ा हो जाए, ठीक है, एडजस्ट कैसे करोगे? दोनों, मुलजिम भी बहुत गरीब घर से था, लड़की भी बहुत गरीब घर से थी। तब ये एहसास हुआ कि अगर ये गलतियां हमने ना की होती तो बड़े आराम से हम चीज़ों को संभाल ले गए होते। तो वही हम इन्वेस्टिगेशन की बात आप लोगों से कर रहे हैं। जैसे बात हुई, पुलिस का बेसिक काम है 161 का बयान लिखना,
क्या हम बयान बहुत अच्छे ढंग से लिख पाते हैं? नहीं लिख पाते। पहले हम सोचते थे हम बहुत अच्छा बयान लिखते हैं, प्रोसिक्यूशन में जाकर जब हम जुडिशरी के बहुत संपर्क में आए, देन हमने जाना कि हम बयान बहुत अच्छा नहीं लिखते हैं। बयान में क्या होना चाहिए? बयान उसकी भाषा में जैसा वो बोल रहा है वैसा, लेकिन जैसा वो कुछ बकवास भी बोल रहा है तो उस बकवास की ज़रूरत नहीं है लिखने की। आपके जो सेक्शंस हैं, सेक्शंस के इंग्रेडिएंट बयानों में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? जैसे 25 आर्म्स एक्ट का उदाहरण हम दे रहे हैं। 25 आर्म्स एक्ट का बेसिक इंग्रेडिएंट क्या है? हथियार धारदार होना चाहिए और 6 इंच लंबा होना चाहिए चाकू। 2 इंच में अपराध नहीं बनता है। ठीक, बहुत सिंपल सी चीज़ है। हमने बयान में लंबाई की बात ही नहीं करी, हम चुप रह गए। अब कोर्ट में जब उसका स्टेटमेंट हुआ, वहाँ भी उसने बात नहीं करी कि चाकू की लंबाई कितनी थी। ना दूसरे वाले ने, प्रोसिक्यूशन वाले ने क्रॉस में पूछा, तो जब आर्गूमेंट में जाएगा के तो उसने कहा साहब चाकू की लंबाई तो 2 ही इंच थी, ये कहाँ सिद्ध किया इन्होंने कि चाकू की लंबाई 6 इंच से ऊपर थी। तब आपकी समझ में आएगा अरे बयानों में बात क्यों नहीं आई। तो हमारा ये कहना, जो भी बयान आप लिखो उसके इंग्रेडिएंट देख लो, चाहे चोरी का हो, चाहे आप सिंपल झगड़े का ही कर लो। 452 का केस है, सड़क पे झगड़ा हो रहा था, मारते पीटते वो घर के अंदर घुस गए। सिंपल सा केस है, बहुत होता है कॉमन। हमने बात लिखी 452, लेकिन बयान में नहीं लिखा कि मारते हुए घर के अंदर घुस गए थे, तो 452 की धारा में सजा नहीं होगी उसको, वो बच जाएगा। तो आप लोग इंग्रेडिएंट जरूर पढ़ो, और इंग्रेडिएंट में 2-4 बातें जो हैं उसको नोट कर लो कि ये पॉइंट्स हैं। जो हमने किताब एक बनाई थी अभियोजन सागर, उस किताब का मुख्य उद्देश्य यही था कि प्रोसिक्यूटर, मिस्टर प्रोसिक्यूटर, अगर ये सेक्शन लगा है तो इस सेक्शन में आपको ये 6 बातें सिद्ध करनी है। अगर उसने मिस करा है तो आप अपने रख लो। मोस्ट ऑफ द अच्छे प्रोसिक्यूटर्स वो एक डायरी हाथ में रखते हैं, पुर्चा टाइप, ताकि उनको मालूम रहता ये बातें हमें सिद्ध करनी है। तो उससे अगर उसने बयान में नहीं कहा तो उससे फिर बाद में निकलवा लेते हैं वो सब बातें। तो हम कहते हैं पुलिस अफसर भी ये काम कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। दूसरा, आपने देखा इन्वेस्टिगेशन में 420 के अपराध जो कोई पुलिस अधिकारी करना नहीं चाहता, मोस्टली हवलदार और इनको बोल देते हैं आप ही जांच करोगे, क्योंकि उसकी जांच आसान नहीं होती, जांच बड़ी मुश्किल होती। हमने 5 रजिस्टर जब्त कर लिए। हमने कहा हाँ साहब जब्त कर लिए। कोर्ट अंधी होती है। कोर्ट को अगर आप दिखाओगे कि आप ये देखिए पेज नंबर 10 में एंट्री नंबर 4 में ये 50,000 रुपये की एंट्री है, ये फर्जी है, तो कोर्ट वो देखेगी। आप चाहे 10 रजिस्टर जब्त करके लाओ, चाहे 20 रजिस्टर जब्त करके लाओ, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा जजमेंट में। जजमेंट में एक्विटल हो जाएगा। अगर आप ऑर्डर शीट में इस बात को ले आए, अपने बयान में अगर आप लिख रहे हो 420 के में आप बयान लिख रहे हो, तो बयान में ये बात ज़रूर रखो कि रजिस्टर मिस्टर ए रजिस्टर में पेज नंबर 25 पर एंट्री नंबर ये है, और ताकि बयान में आए वो एग्जिबिट में ऑर्डर शीट पर आ जाए। अगर एग्जिबिट में और ऑर्डर शीट में आ गया तो जज को जजमेंट लिखते समय उसका उल्लेख करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा उस पर विश्वास करता है नहीं करता है, कि अगेंस्ट में या फेवर में, जो कुछ है उसका जवाब देना पड़ेगा। अगर आपने एग्जिबिट नहीं करा है तो आप कितना भी रजिस्टर जब्त कर लो, कोई सजा वजा कुछ नहीं होती है। तो हमारा ये कहना है कि आपके जो पुलिस अफसर हमारे हैं, अगर इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें, इन्वेस्टिगेशन की बहुत बड़ी अकल नहीं चाहिए, एक टाइम शीट बना लें। एक हाई कोर्ट जस्टिस ने मुझसे कहा कि साहब आप लोग ऐप क्यों नहीं बनाते, वो आज हाई कोर्ट जस्टिस और ऊपर पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट में है, उन्होंने मुझसे कहा था, हम लोग घंटों बैठ के बात करते थे, तो कहते साहब आप लोग ऐप क्यों नहीं बना लेते कि बॉडी 11 बजे मिली है तो अगली कार्रवाई कम से कम आधा घंटे बाद हो। 27 का मेमोरेंडम अगर आपने 2 बजे दर्ज किया है और रिकवरी करने जा रहे हो 5 किलोमीटर दूर, तो 5 किलोमीटर चलने में टाइम कितना लगेगा? ये थोड़ी कि 2 बजे 27 का मेमोरेंडम 2:05 पर घटनास्थल से रिकवरी है 2:10 पर सीजर हो गया। डिफेंस काउंसिल इसी बात पर आपको कर देगा। तो उनका ये कहना था कि साहब आप लोग एक ऐप डेवलप करो ताकि ये टाइम शीट की जो गलती होती है ये गलती ना हो। आजकल दूसरी गलती एक और होने लगी, निर्भया केस में ये गलती हुई थी, क्योंकि सीसीटीवी और टीवी कैमरे हर जगह मौजूद हैं। इसकी कमेटी में हम भी थे, इसलिए हमें उसने जिसने गलती की तो उसने खुद एक्सेप्ट किया था कि ये गलती हो गई थी, हम लोगों को बाद में एहसास हुआ था, लेकिन वो गलती आपसे भी हो सकती है। हुआ ये था कि जब्ती का टाइम 2:10 पर कहीं का दिखाया गया था और 2:10 पर टीवी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, प्रेस वार्ता हो रही थी और आईओ उसमें पीछे खड़ा था तो डिफेंस काउंसिल ने ये कहा कि साहब 2:10 पर ये जब्ती है,
2 मिनट 10 मिनट का ये वीडियो है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईओ साहब पीछे खड़े थे। ये जब्ती फर्जी है। सीसीटीवी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज की तारीख में बहुत पावरफुल है। तो बेस्ट तो ये है कि जो आईओ बने, जो दस्तखत करे, वो कहीं बाहर ही ना निकले ना मीडिया के सामने आए, ना पब्लिक के सामने आए, और उसके अलावा कोई चारा नहीं बचा। या तो पूरा काम ईमानदारी से किया जाए, ईमानदारी से करने में कोई नुकसान नहीं है। हमें लगता है कि जब्ती में लोग गवाह नहीं आते, आपका कहना बिल्कुल सही है। हमने तो कमेटी में रिकमेंडेशन भी दी थी कि साहब इसका कोई फ़ायदा नहीं जब्ती के 2 गवाह का, क्यों हम जब्ती के 2 गवाह रखें? दूसरे देशों में तो नहीं है। आज जब्ती का गवाह, जिस कमरे के बाहर एक मर्डर हो जाए तो हम में से कितने लोग जब्ती के गवाह बनना चाहेंगे? कोई नहीं बनना चाहेगा। तो वही बात है। लेकिन जब्ती के गवाह में भी आप कुछ तरकीब अपना सकते हैं। जैसे मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई हैं, तो मिस्टर एक्स ने जब्ती के गवाह में दस्तखत किए और मिस्टर वाई ने दस्तखत किए, तो एक्स के बयान में ये बात ला दीजिए कि जो हम दस्तखत कर रहे थे वाई भी कमरे में मौजूद था, और वाई के बयान में ला दीजिए कि जो हम दस्तखत कर रहे थे तो एक्स भी कमरे में मौजूद था। तो एक्स अगर कल कहता है कि हम तो साहब दस्तखत ही नहीं किए, तो वाई के बयान से आ रहा है कि वाई के बयान में तो था कि तुम तो कमरे में मौजूद थे। तो इस तरह से जब्ती के बयानों में भी बेहतर काम किया जा सकता है। आप विश्वास कीजिए, अगर आप शब्द डिसाइड कर लें कि हमें काम करना है तो काम हो सकता है आज भी विद इन द गिवन लॉ। ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन टीम वर्क करना पड़ेगा। आज जो जिन केस का पवन श्रीवास्तव ने उल्लेख किया, एक केस हम आपको जरूर बताना चाहेंगे। 2018 का केस है, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत रेयर चीज़ होती थी। एक 6 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ और उसको मरती हुई हालत में सतना में उचैरा में छोड़ दिया गया। ठीक है, उसको पहुंचाया गया हॉस्पिटल, कंडीशन बहुत ख़राब थी, ऑलमोस्ट डेथ बेड पर थी, एयरलिफ्ट करके दिल्ली पहुंचा दिया गया। कोई बात नहीं, अब उसका बयान होना था। बयान कैसे लिया जाए? तो बयान के लिए हमने कहा ठीक है, पुलिस ऑफिसर तो बयान लेते हैं। हमने कहा मजिस्ट्रेट का बयान लो, तो दिल्ली कोर्ट में अप्लाई करो। तो दिल्ली कोर्ट ने देखा आप केस कहाँ का? सतना का। यहाँ क्या करने आए हो? हमने कहा साहब लड़की दिल्ली में है, एम्स में है, ये आप बयान रिकॉर्ड करने की परमिशन दीजिए, एक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाइए। तो इनिशियली उन्होंने कहा साहब लड़की डेथ बेड पर है, बयान हो जाए तो अच्छा है। दिल्ली कोर्ट ने तुरंत सपोर्ट किया, एक महिला मजिस्ट्रेट का उन्होंने ऑर्डर कर दिया। महिला मजिस्ट्रेट हम लोग लेकर के गए, उसने बयान रिकॉर्ड किया, चलिए उन्होंने चालान पेश कर दिया। लड़की की हालत तब भी ठीक नहीं हुई, ट्रायल स्टार्ट हो गया। अब ट्रायल स्टार्ट में बगैर लड़की के काम ही नहीं बन रहा था। जज ने बोला लड़की का बयान होना ज़रूरी है। उस ज़माने में नेट फैसिलिटी बहुत ही पुअर थी, तो हम लोगों ने कहा ठीक है, हम आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अरेंज करते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से और नागौद के बीच में। तो BSNL से बात करी कि हमें एक दिन के लिए स्पेशल फैसिलिटी दीजिए, हमें ब्रॉडबैंड इतनी कैपेसिटी का चाहिए। तो उन्होंने केस सुना, उन्होंने कहा ठीक चलिए आपको दे देंगे। 1 डे के लिए उन्हें ब्रॉडबैंड नागौद तक में पहुंचाया। उस लड़की ने उसको पहचाना और उसका बयान पूरा हुआ और उस केस में फांसी की सज़ा हुई। इस केस को PMO ने लिया था पूरा, क्योंकि ये जस्टिस फ्रॉम 1000 किलोमीटर डिस्टेंस बिना गए हुए एक बहुत रेयर चीज़ थी। तो अब ये तो चलिए पुरानी बात, हम कह रहे हैं आप जहाँ जहाँ पदस्थ हैं वहाँ वहाँ कर सकते हैं। अपना दिमाग लगाइए और इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर ले जाएंगे। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 5 दिन में फांसी की सज़ा, इस पर हाई कोर्ट ने बहुत ऐतराज़ किया था, क्योंकि हाई कोर्ट ने देखा था उस समय तक क्या हुआ था, 18 सज़ाएँ हो चुकी थी 1 साल में, जबकि नॉर्मली 1 साल में फांसी की सज़ाएँ इस स्टेट में होती हैं 4-5। तो हम लोग सब पूरा टीम वर्क में लगे थे। हर केस में जो अच्छा केस दिखाई दे शुरू से मॉनिटर करो और 5-5 एडवोकेट लगाओ और सज़ा करा ले जाओ किसी भी तरह से उसमें। तो उसमें वही हुआ कि सबने मिल करके कोशिश की और 5 डेज़ के अंदर फांसी की सज़ा हुई थी, जो आज भी नेशनल रिकॉर्ड है ये। तो हमारा कहना है एज ए पुलिस ऑफिसर आप जहाँ भी पदस्थ हो, जिस भी पोस्ट पर हो, कोशिश करो उस काम को बेहतर करने की कोशिश की जाए। और ये मत सोचो कि जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अच्छा बॉस मिल जाएगा, अच्छा सबॉर्डिनेट मिल जाएगा, तभी हम काम करेंगे जो अधिकतर होता है। बॉस हमेशा वैसे ही रहते हैं, सबॉर्डिनेट हमेशा वैसे ही रहते हैं। अगर आप सोचोगे परफेक्ट सबॉर्डिनेट कहीं नहीं मिलेंगे। आपकी टीम में अगर 10 आदमी हैं तो 5-4 बहुत अच्छे होंगे, 3-4 महानालायक होंगे, 1-2 होंगे नॉर्मल टाइप के होंगे। अब आपकी जिम्मेदारी है किसको कहाँ रखना है। ख़राब सबॉर्डिनेट लोग बहुत गाली देते हैं, आप विश्वास करिए ख़राब सबॉर्डिनेट जो दारूखोर है वो भी बहुत बहुत काम में आते हैं। असली मुखबिरी वही लोग करके लाते हैं जो इधर उधर की जगहों में नहीं जाता वो मुखबिरी नहीं कर पाएगा। तो मुखबिरी करने का काम आपको इस तरह के आदमियों से कर सकते हैं। तो आपकी काबिलियत है किस आदमी को कहाँ लगाना ताकि आपका काम बेहतर हो।
ठीक है। और दूसरा है टॉपिक है ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग मेरा बहुत क्लोज सब्जेक्ट है, मेरी पीएचडी का टॉपिक ही यही है, पुलिस ट्रेनिंग का। तो ट्रेनिंग में अगर चाहें, जो एकेडमी ने करके दिखाया, आप यहाँ से ट्रेंड होकर जो जाएंगे, जो यहाँ के गुण सिखाए जाएंगे, अपने अपनी जगह जाके कोशिश करें, आप बेहतर किया जा सकता है। ट्रेनिंग में हम जो सिखा रहे हैं वो उसमें 5 साल पहले जो सिखाते थे, 5 साल बाद जो सिखा रहे हैं, दोनों में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। तो इसके लिए एक टॉपिक है ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, वो शायद इनके चैप्टर में होगा कि ज़रूरत किस टाइप की ट्रेनिंग की है और किस तरह के लिए। देखिए, ट्रेनिंग में आप वही चीज़ें सिखाइए जो अगले 5 साल में इस्तेमाल होंगी। 20 साल बाद आप क्या करने वाले हैं, अगर आपने आज सीखा उसको भूल जाएंगे। आपको वही चीज़ याद रहेगी जो अगले 5 साल में इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर आप उसी चीज़ को सिखाएंगे और प्रैक्टिकल आस्पेक्ट पर ज़्यादा जोर देंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तीसरा साइबर फॉरेंसिक वाला, ये भी मेरा बड़ा क्लोज टॉपिक है। हम डीजी साइबर भी रह चुके हैं। ये बात बड़ी गंभीर है, हम भी खुद आज इस मंच से एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे पास जितनी कंप्लेंट आती थी हम लोग उतनी दर्ज नहीं करते थे। कारण उसका ये था कि ना मशीनरी थी और उसमें कुछ समझ में नहीं आता हम करें तो क्या करें। जाम ताड़ा हम कितनी टीम में भेजें, जाम ताड़ा हम अब सोचिए, हम हर महीने 2 आदमी 3 आदमी जाम ताड़ा हम भेजते रहते थे। कई बार एसपी से कहा भैया वहाँ गेस्ट हाउस ही बनवा दो जब ये समस्या है। वो कहने लगा साहब इतने राज्यों की टीम आती है जाम ताड़ा का, अगर आप वीडियो देखें जो सीरियल में दिखाया गया वो हकीकत है। 400-500 आदमी गांव के बाहर बैठते हैं 2-3 हज़ार मोबाइल ले करके, और उसके बाद वो दिन भर फ़ोन करते रहते हैं, तरह तरह की आवाज़ें बना करके कि आप बॉस से बात कराते हैं तो दूसरे को दे दिया, अब इनसे बात कराते हैं इनसे दे दिया, और दिन भर में वो 10-20 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। कम से कम हाथ लग गया तो ज़्यादा भी कमा लेते हैं। बातें इतनी अच्छी करते हैं, इतनी अच्छी बातें करते हैं कि आपको मेस्मराइज कर देते हैं। गरीब आदमी इसमें नहीं फंस रहा है, इसमें फंस रहा है जिसके पास पैसा है, जो पढ़ा लिखा है वो फंस रहा है। ऐसे ऐसे लोग फंसे हैं जो अच्छे हाईली क्वालिफाइड। हमने उनसे पूछा साहब आपने बताया क्यों, कि साहब उसने कहा ऐसा ऐसा, वो जैसा बोलता है कि हम करते कि हमने कितनी बार कहते हैं, 4 बार मैंने OTP बता दिया उसको। हमने कहा अपने घर की चाबी अगर उसको 4 बार दे दी तो पैसा तो जाएगा ही जाएगा। और चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट हैं, हम आज मन से कह रहे हैं बहुत मुश्किल हैं चीज़ें। कहना बड़ा आसान है कि हम लैब में बना लेंगे, हम ये कर लेंगे, लेकिन बड़ा मुश्किल काम है। एक केस हुआ था, इंदौर का ही केस था, 10 मिनट के अंदर 1,91,91,00,000 रुपए निकला था, 10 मिनट में पूरा। अब उनके यहाँ रोज़ 5-6 करोड़ का हिसाब किताब होता था। उनको 1 बजे के आसपास कुछ अंदाज़ा लगा कि ये एंट्री मैच नहीं कर रही है, तो एकदम से उन्होंने खबर करी। तो हम लोगों ने बैंकों को खबर की, तुरंत ईमेल भेजे, तो करते कराते 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन तो रोक ले गए थे। 91 लाख निकल गए थे, पूरे 91 लाख ड्रॉ हो चुके थे। अब उसका इन्वेस्टिगेशन जब करना शुरू किया तो इन्वेस्टिगेशन कहीं नाइजीरिया से निकल रहा है, कहीं यहाँ से निकल रहा है, तो उससे कनेक्शन नहीं निकल रहा था। तो पुलिस के पुराने तरीके भी अपनाए, तो किसी ना किसी तरह से एयरपोर्ट से भी निकाला, फिर निकला कि काम तो पूरा इंदौर के होटल में बैठ के हुआ है, पूरा काम इंदौर के होटल में बैठ के हुआ था। लेकिन मुलजिम जो हम लोग पकड़ पा रहे थे, हकीकत में कह रहे हैं, हम पकड़ पा रहे थे बहुत छोटे वाले मुलजिम पकड़ रहे थे, जिनका जो मास्टर माइंड था वो हाथ में नहीं आ रहा था। उन आदमियों को जब पकड़ते थे तो समझ में आ जाता था जिस आदमी के पास मोबाइल रिचार्ज कराने के पैसे नहीं, वो 20 लाख रुपए ड्रॉ कर रहा है, उसको पैसा मिलता था, भैया इस अकाउंट में पैसा इतने बजे पहुंच रहा है, तुम जाओ तुरंत 20 लाख रुपए निकालो, और उसका 3% या 2% इसको तुमको हाथ में जाएगा। बैंक मैनेजर ने कहा कि साहब मैंने वेरीफाई किया, वो आदमी आया, मुझे पैसा कैश में चाहिए, और अपना आई कार्ड दिखा रहा है, सब दिखा रहा है। मैंने कहा भैया ठीक है ले जाओ। कहता उस आदमी ने 20 लाख रुपए बिना गिने मैंने दिए, उठाया, बैग में भरा और निकल गया तुरंत। तो हम नीचे वालों को पकड़ पा रहे हैं, लेकिन मेजर आदमी है वो वाकई में पकड़ के बाहर हैं, क्योंकि साइबर क्राइम एक रियली डिफ़िकल्ट फील्ड है, बहुत मुश्किल फील्ड है। लेकिन अगर आज हम कोशिश करें और टीम वर्क लाएं, क्योंकि इसमें क्या है, बाकी क्राइम करने के लिए तो हमें फिजिकल ताकत चाहिए। किसी को चाकू मारना है तो हमें उस आदमी से ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए ना, है कि नहीं है। दूसरा, फिर हम सोचते हैं कि अगर हमने उस आदमी को मारा है तो भागने के रास्ते क्या होंगे। इसलिए क्राइम तभी होता है जहां अंधेरा हो या लाइट कम हो। साइबर क्राइम करने के लिए क्या चाहिए, उंगलियों में ताकत चाहिए, दिमाग चाहिए। बाकी आप रात को 2 बजे बैठ के बटन दबाओ या सवेरे 3 बजे बैठ के बटन दबाओ, और इस सर्वर से जुड़ जाओ, उस सर्वर से जुड़ जाओ, अल्टीमेटली घूम करके आ जाओ। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज जिस टॉपिक जो आपने चुने बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, और इनकी लीडरशिप में जो आप सीख करके जाएंगे हमेशा आप याद करेंगे। और आज जो इन्होंने बात कही सॉफ्ट स्किल और ये भाईचारे की बात की, बहुत बड़ी चीज़ है।
आज आप ये जानिए कि जब आप लौट के जाएं, जो भी आपके डीएसपी साहबान दूसरे राज्यों के आपके साथ यहाँ ट्रेनिंग किए हैं, उनके साथ निरंतर संपर्क बनाए रखें, ताकि कभी आपको उनके राज्य में जाना पड़े, कभी उनको आपके राज्य में आना पड़े, तो आप एक दूसरे की मदद कर सकें। अल्टीमेटली पुलिस हम सब एक हैं, चाहे हम राजस्थान पुलिस का बैज लगाएं, चाहे हम उत्तराखंड पुलिस का बैज लगाएं, और हम सब एक ही पर्पस से लिए लड़ रहे हैं, दैट इज़ अगेंस्ट द क्रिमिनल्स के लिए लड़ रहे हैं। अगर हम एकजुट होकर के लड़ेंगे और अपनी कमज़ोरियां पहचानेंगे, हो सकता है कुछ बातों में उत्तराखंड पुलिस हमसे आगे हो सकता है कुछ बातों में झारखंड पुलिस हमसे आगे, होता है। कई राज्यों में ऐसा है कि कई मामलों में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कभी अविश्वसनीय होती है, अरे उत्तराखंड में ये कैसे हो रहा है। तो हमारा आप सबसे यही कहना है, और कोशिश करें यहाँ से जो ज्ञान मिल रहा है उसको ले करके जाएं और अपने आप को आज से बेहतर बनाएं। हमारा कहना है कि टारगेट केवल 5 या 10% का रखें, ये मत रखें कि हम पूरा ही बदल जाएंगे। पूरा बदलना इंसान के लिए संभव नहीं है। आज हम जो भी कर रहे हैं, आने वाला कल आज से बेहतर हो। अगर हम डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं लिख पा रहे हैं तो कल का डाइजेस्ट हम बेहतर लिखें, ठीक है। तो इस अवसर पर आप सबने बुलाया, जो सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रेजिंग डे पर अगेन मैं पवन श्रीवास्तव और अंशुमान सिंह और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि इन लोगों ने एकेडमी को कहां से कहां पहुंचा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Now I would request Shri Pawan Srivastav, IPS Director CAPT, to present a memento to the chief guest. Now a request to Shri Anshuman Singh, sir, IPS Deputy Director, Administration and Training, to offer vote of thanks. थैंक यू मूलचंद। CAPT के समस्त स्टाफ तथा निदेशक महोदय के तरफ से मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजेंद्र कुमार सर, सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक महोदय का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने समय निकाला और आज इस कार्यक्रम में ना सिर्फ उपस्थित हुए बल्कि उनके द्वारा जो अपना अनुभवों का एक संक्षिप्त में आपके साथ में जो साझा किया है, उससे ना सिर्फ आप सब लाभान्वित हुए हैं बल्कि हम लोग सभी उससे लाभान्वित हुए हैं। इस हॉल में शायद सर को जानने वाला मैं सबसे लंबी अवधि का आदमी हूँ, क्योंकि मैं जब पुलिस में नहीं आया तो मैं सर को तब से जान रहा हूँ। और सर, कुछ लोग वचन से शिक्षक होते हैं सर, जो जानकारी रखते हैं और उस जानकारी को बोल के ट्रांसफ़र करते हैं, पर कुछ लोग अपनी कर्म से, पर्सनालिटी से शिक्षक होते हैं सर। और मैं जब से देख रहा हूँ सर को, तो कहीं ना कहीं सर के कार्यप्रणाली में, सर के उपस्थिति में, सर की पर्सनालिटी में आपको हर बार कुछ ना कुछ नया आपको सीखने और समझने मिलता है। जैसे आज ही सर ने बड़ा संक्षिप्त में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो मंत्र आप दिया, जो मुझे मिला, शायद आपने भी ग्रहण किया होगा, कि जो भी आप कर रहे हैं उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। यू हैव टू बी मास्टर। आप यदि लॉ कर रहे हैं, आपको मास्टर होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको उसको डिफरेंट तरीके से सोचने की आपको एक क्षमता डेवलप करनी पड़ेगी, कि उसको अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्रकार से आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सर ने जो नागोदवाला प्रकरण था उसमें किया, और उसको इस्तेमाल करने के साथ में आपको अपने आप में करेज भी पैदा करना आवश्यक है, कि आपको बहुत लोग डिस्करेज करेंगे, अरे नहीं साहब ऐसा कैसे होगा, कैसे संभव होगा। उसको जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको उसका रिज़ल्ट पता नहीं चलेगा, और जब रिज़ल्ट सही आएगा तो वो नज़ीर बन जाएगा, गलत आ जाएगा तो पक्का कुछ ना कुछ आपको सिखा के ज़रूर जाएगा कि इसको ऐसा नहीं, ऐसा करना था, जिसको आप अगली बार इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए सर। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगा कि शायद एक पूरा फुल फ्लेज लेक्चर भी होना चाहिए आपका सर, जो कम से कम 2 घंटे का हो, जिसमें कि आप अपने अनुभवों का 2-4-5% शेयर कर सकें सर। मैं डायरेक्टर सर का भी शुक्रगुजार हूँ। सर ने जो डीजी साहब ने कहा है वो सही है कि सर आपने 2010-11 की बात की है, मैं 18 से यहाँ पे देख रहा हूँ सर। 18 से इस एकेडमी का फिज़िकल जो स्वरूप आने के बाद में इसको अकादमी के रूप में जो एक इसमें जो मतलब कहते हैं ना सर आत्मा बसाने का कार्यक्रम होता है, उसको लेके सर ने जो प्रयास किया, और सर के प्रयास के साथ कारण से हमारी सारी टीम ने जिनने अपनी अपनी कैपेसिटीज़ डेवलप की, अपने आप को काफ़ी ऊपर लेके आए। मेरे ख्याल से शायद हम लोगों ने अपनी क्षमताओं से ऊपर आके बहुत सारी चीज़ें की और सीखी हैं। तो उसके लिए भी मैं सर का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ना सिर्फ अपनी तरफ से बल्कि अपने सारे साथियों की तरफ से। और आज शिक्षक दिवस है। जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर द ऑनरेबल गेस्ट फैकल्टीज फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट आल्सो सर, टुडे इज टीचर्स डे, एंड ऑन दिस डे वी just pay respect to our teachers who has contributed in our life to enrich our knowledge and this. So not only the staff from the CAPT, but we also through you we are really thankful to entire the US team who is coming here to impart their knowledge with our these participants. So we are thankful to you sir on this Teachers Day event also. थैंक यू वेरी मच सर। आखिरी में मैं आप सभी प्रतिभागियों का भी धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि आप सब यहां आए हैं, और इस उम्मीद के साथ में मैं ये धन्यवाद अदा करना चाह रहा हूं कि जो ना सिर्फ हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने, और आने वाले समय में जो भी आपके साथ में फैकल्टीज़ जुड़ेंगी, और एक सर की लाइन आप ध्यान रखें। सर ने शुरुआत ही इससे की थी कि टीचर जो है आपके चारों तरफ घूम रहा है, मौजूद है यहाँ पर। ज़रूरी नहीं कि जो मंच पे बैठा है वही शिक्षक है आपका, आपके पीछे बैठा हुआ या इवन आपके बाजू में बैठा हुआ आपका बेचमेट भी आपका शिक्षक हो सकता है। आवश्यकता है एक नज़रिए की, और एक उससे हमें क्या सीखना है इसके बारे में विचार रखने की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब यहाँ पर जो सीख के जाएंगे उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, और आपकी तरफ से मैं सर को भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जहाँ भी साहब आप लोगों से मिलेंगे तो सर को इस चीज़ का गौरव अनुभव होगा कि हाँ आप लोगों ने यहाँ पर भोपाल में आकर प्रशिक्षण लिया था। आई एम थैंकफुल टू अगेन ऑल ऑफ यू फॉर स्पेयरिंग टाइम्स। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Now, request to all of you to please stand up in the honor of national anthem. Thank you, sir. Thank you so much.